हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू फॉर इग्नू एंड यू एस ओ एल। तो इस चैनल पर हम प्रोवाइड कराते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को इग्नू और ड्यू के स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी को बस कमेंट सेक्शन में लिखना होता है जिस भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको चाहिए, और हम ट्राई करते हैं जल्द से जल्द आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से सिलेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर का प्रोवाइड कराना जो बार बार रिपीटेड थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम सी 300 टू 1206। ठीक है, यहाँ तक हम देखने जा रहे हैं और इसका सब्जेक्ट कोड है PHIC 132। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट कोड होने वाला है। तो आज की वीडियो इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए है, ड्यू के स्टूडेंट्स को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस सब्जेक्ट का सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो ये यूं कह सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, वो ये है जिसमें आपको डिस्क्राइब करना है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर बाय समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्ता सेकेंड। ठीक है, तो ये जो हमारा गुप्ता एम्पायर है उसके समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता सेकेंड के एक्सपेंशन के उसके कंसोलिडेशन किस तरीके से हुआ था, उस तरीके उसको आपको बताना है। तो आप कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो समुद्रगुप्ता है वो 335 से लेके 375 तक सेंचुरी में रहा है, इसका एक्सपेंडेंट हुआ है। ठीक है, अब गुप्ता एम्पायर जो है थ्रू अ सीरीज ऑफ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन की थ्रू इसका जो है गुप्ता एम्पायर का एक्सपेंडेशन हुआ है। ठीक है, और ये कॉन्सिक्वेंस है जिसमें स्ट्रेच हुआ है फ्रॉम द गैंगीज वैली टू पार्ट्स ऑफ द सदर्न इंडिया। देखिए, जो गैंगीज की हमारी जितनी भी वैलीज है वहां से लेके सदर्न इंडिया तक जो है हमारा जो गुप्ता एम्पायर है उसका आप कह सकते हैं कॉन्केस्ट हुआ था। ठीक है, नोइंग फॉर हिज मिलिट्री पावर्स, उसके मिलिट्री पावर्स के लिए इसको जाना जाता था। ठीक है, उसका जो सन था चंद्रगुप्त सेकेंड, उसको कंसोलिडेट किया गया है एम्पायर ऑफ द फर्दर, आगे चलकर उसको फर्दर एम्पायर बना दिया गया है। ठीक है, और वो कंक्लूड करता है वेस्टर्न इंडियन रीजन को, जो डिफिनेट करता है शकास को सिक्योर करता है कि जितने भी कंट्रोल है ओवर जितने भी गुजरात है, पार्ट्स ऑफ मालवा हो गए। आई होप आपको पता हो उस टाइम के हम किन किन पार्ट्स को किन किन जगहों को मालवा में ऐड करते थे। ठीक है, तो ये जो दो पार्ट थे गुजरात और मालवा वाले, उसको सिक्योर करना, उनको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने काम किया। चंद्रगुप्ता सेकंड आगे चलकर इन्होंने डिफीट किया, आगे चलकर इसको बचाया। ठीक है, ये सारी चीजें करी। और अंडर द चंद्रगुप्ता सेकंड ये जो गुप्ता एम्पायर था वो रीच हुआ एक ऐसे क्रूशियल और इकोनॉमिक पीक में जहाँ पे सिग्निफिकेंट प्रोसेस को एक आर्ट साइंस और लिटरेचर के थ्रू दिखाया गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इस आंसर को डिफाइन कर सकते हैं, अपने वर्ड्स का भी यूज करके बता सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा ये भी बता दीजिएगा कि गुप्ता एम्पायर क्या था, समुद्रगुप्ता कौन था, चंद्रगुप्ता सेकंड कौन थे। ठीक है, इसके बारे में बता देंगे, थोड़ा आंसर आपका बड़ा हो जाएगा और ज्यादा इफेक्टिव दिखेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर सेकंड जो अगेन बहुत रिपीटेड था और इम्पोर्टेंट भी, जिसमें आपको डिस्कस करना है रीजन ऑफ हर्षा एज अ बेंचमार्क इन पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद जो हमारा हर्षस है उसके रीजन के बारे में बताना है। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो इन्होंने ना जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया था उस पे ज्यादा रूल किया था। जो गुप्ता एम्पायर था उसका जब डिक्लाइन हुआ तो उसमें जो नॉर्दर्न इंडिया था उसमें ज्यादा इनका रूल रहा है। ठीक है, और उनका डिजाइन की बात करें तो ये कंसिडर करते हैं एज अ हाई पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड। वो गुप्ता पीरियड खत्म होने के बाद की अगर हम बात करें तो जो हाई पॉइंट होता है इंडियन हिस्ट्री का वो यही कंसिडरेट करते हैं। ठीक है, और हर्षाल जो है एक केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो फोकस करते थे ऑन द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, कि उनके लोगों का वेलफेयर हो सके, और ये सारी चीजें होती थी। और यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िएगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और ये वाला जो रीजन था ऑल्सो इसको मार्क किया जाता है एज अ रिलीजियस टॉलरेंस की तरह, जो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स बुद्धिज्म को लेकर। और वाइल रिस्पेक्ट करता है हिंदू ट्रेडिशन को भी रिस्पेक्ट करता है, और शिफ्ट भले ही वो बुद्धिज्म की तरफ होता है। उनका जो नॉलेज था, किंगडम था, वो एक्टेड हुआ है एज अ ब्रिज बिटवीन द क्लासिकल गुप्ता एरा जितना भी था। ठीक है, और इमर्जिंग जो मेडिएवल पीरियड था उसके बीच में एक तरीके से इसने जो हर्षास थे उन्होंने एक तरीके से मिड में एक ब्रिज की तरह काम किया है। ठीक है, इसको आप लाइन को जरूर मेंशन करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आता है जिसमें आपको बताना है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ गंजानविद एंड गुरिद इन्वेशन। तो देखिए, ये अगर इनकी बात करें हम, देखिए, तो ये जो हमारे गंजावली थे इनकी बात करें तो ये ना इन्वेजन थे लेड बाय द मोहम्मद ऑफ गांजी। ठीक है, इसको लेड किया गया था मोहम्मद ऑफ गांजी के थ्रू, और जो गुरिद थे उनको लेड किया गया था मोहम्मद ऑफ गुर के थ्रू। ठीक है, 11th और 12th सेंचुरीज में, जिसका प्रोफाउंड इम्पैक्ट था बहुत ही ज्यादा इंडिया के ऊपर।
ठीक है। अगर हम मोहम्मद की बात करें तो इन्होंने ज्यादा से ज्यादा फोकस किया था कि हाउ दे कैन लूट वेल्थ, जितने भी वेल्थ है इंडिया के टेम्पल में, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया में जितने भी टेम्पल्स थे उसमें वेल्थ जितना भी है उसको कैसे गैदर किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज पे फोकस किया। वाइल जो कैंपेन्स थे वर ब्रीफ, दे वीकेंड द रीजनल किंगडम जो था उसको वीक कर दिया उन्होंने। और फिर जो गुरिड इन्वेजन था वो हाउ एवर हैज हैड मोर लास्टिंग कॉन्सिक्वेंस। अगर हम इन दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो जो गुरिद इन्वेजन था वो उसका ज्यादा कॉन्सिक्वेंस रहा है, लास्ट बहुत ही ज्यादा लास्ट इम्पैक्ट रहा है इसका। ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन नॉर्दर्न इंडिया जो था इन्हीं की वजह से हुआ। और इनका इन्वेजन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट हुआ दिल्ली सल्तनत के तहत। ठीक है, जो अल्टरनेटिव इंडियंस पॉलिटिकल लैंडस्केप कल्चर्स और सोसाइटी को इंट्रोड्यूस करके पर्शियन इन्फ्लुएंस किया और जो इस्लामिक गवर्नेंस सिस्टम था वो लागू किया। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस एग्रेरियन रिलेशन ड्यूरिंग सेंचुरी 700 टू 1200 सेंचुरी। ठीक है। बिटवीन अगर हम बात करें इस टाइम के दौरान तो जो इंडियन एग्रीरियन थे उसमें सिस्टम में बेस्ड एक हायरार्किकल लैंड होल्डर्स हुआ करते थे और कल्टीवेटर्स हुआ करते थे। तो लैंड होते थे वो ज्यादातर एक किसी किंग के थ्रू ऑन किया जाता था या टेम्पल, या फिर जो नॉबल्स होते थे कल्टीवेटली वो पीजेंटली वो उनको टैक्सेस पे करते थे या रेंट देते थे अगर जिनके पास भी लैंड होता था। तो उसमें अगर कुछ ऐसा सिस्टम होता था। ठीक है। तो जो ग्रांटेड ऑफ द लैंड था, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गया, ऑफिशियल्स हो गए जितने भी, बिकेम कॉमन फर्दर एम्बेडिंग द फ्यूडल सिस्टम। जो फ्यूडल सिस्टम था उसको भी एम्बेडिंग करने लगे। और जो विलेजेस थे वो लार्जली सेल्फ सफिशिएंट थे और उनका जो एग्रेरियन इकोनॉमी था वो बैकबोन ऑफ रीजनल किंगडम, रीजनल किंगडम का बैकबोन यही था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं जिसमें आपको डिस्क्राइब करना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर स्कल्पचर एंड पेंटिंग ड्यूरिंग द गुप्तास। देखिए इस टाइम पे जो आप पेंटिंग की बात कर लीजिए, आर्किटेक्चर की बात कर लीजिए, पेंटिंग या स्कल्पचर की बात कर लीजिए, बहुत फेमस हुआ करते थे। बिकॉज इस एज को इसी वजह से गोल्डन एज भी कहा जाता है इंडियन कल्चर में। इसी तरह पे आप देखेंगे आर्किटेक्चर स्कल्पचर पेंटिंग जो थे हमें बहुत ज्यादा आगे चलकर मिलने देखने को। ठीक है। गुप्ता जो आर्किटेक्चर थे वो बेस्ट रिप्रेजेंट किया था उन्होंने हिंदू और जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स थे उसमें बहुत ज्यादा दिखा है। लाइक दोज एट सांची एंड उदयगिरी, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। ये टेम्पल्स जो थे नोन फॉर दिस सिंपल येट एलिगेंट डिजाइन, बहुत सिंपल है बट एली डिजाइन इतना ज्यादा एलिगेंट है जिसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है। गुप्ता के जो स्कल्पचर्स थे वो एम्फेसाइज करते हैं ग्रेस को, ब्यूटी को, और आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं गॉड्स जो हमारे विष्णु शिवा जो बुधा है उनकी रिप्रेजेंटेशन को दिखाते हैं ज्यादा। ठीक है। और इनके स्कल्पचर पीरियड में बात करें तो लोग अजंता आर नॉट फॉर देयर आइडियलाइज फॉर्म्स एक्सप्रेशन ऑफ सर्निटी, द केव पेंटिंग एट द अजंता आर अनदर हॉलमार्क ऑफ द पीरियड। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो हमारे गुप्ता पीरियड था कह लीजिए उस समय में ये जो हमारा पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, पेंटिंग का आर्किटेक्चर हो गया, ये डेवलप हो रहा था। ठीक है। और इस एज को हम गोल्डन एज भी कहते हैं, ये लाइन मत भूलना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। थ्रू लाइट ऑन द राइज एंड फॉल ऑफ राष्ट्र राष्ट्रद्रुप्ता एम्पायर। तो ये जो एम्पायर था ये रोज था टू द पावर इन 8th सेंचुरी से लेकर इन जो डिकेन रीजन था वहां तक ये जो था एक बिल्कुल ही रोज के तरह पावर कह सकते हैं आप। इनका रूलर जो थे लाइक ध्रुवा हो गया, गोविंदा थर्ड हो गए, ये एम्पायर थे जिन्होंने एक्सपेंड किया था इंक्लूडिंग लार्ज पार्ट्स ऑफ जितने भी सदर्न और सेंट्रल इंडिया थे उसमें। दे वर नोन फॉर देयर मिलिट्री कैंपेन्स अगेन बोथ नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडियन किंगडम। जो हमारे सॉरी राष्ट्रकूटा थे वो ऑल्सो पैटर्न होते हैं ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है। विथ द रॉक कट टेम्पल्स एट एलोरा बिगिंस नोटेबल अचीवमेंट। देखिए जो जब रॉक्स को कट करके टेम्पल्स बनाए जाते थे उसके अचीवमेंट्स के लिए ज्यादातर ये जाने जाते थे। बाय द बाय द 10th सेंचुरी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, राइज हुआ था रिवर्स का, रिबल पावर्स लाइक चोलाज हो गया, लेड इन्होंने डिक्लाइन किया था राष्ट्रकूटा एम्पायर को। ठीक है। तो आपको जरूर ये मेंशन करना है ये लाइन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं जिसमें आपको बताना है व्हाट वर द साइलेंट फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोलास। देखिए तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो हाईली रिकॉग्नाइज्ड एंड एफिशिएंट, आप सभी को पता होगा। और ये जो एम्पायर था वो डिवाइड हुआ था इनटू प्रोविंस कॉल्ड मंडालाम्स एंड विच वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड विलेजेस, जिसको आगे चलकर डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस में डिवाइड किया गया। विलेजेस थे वो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव थे
स्टेशन थे, यूनिट थे, ठीक है, और गवर्न किए जा रहे थे बाय लोकल असेंबलीज लाइक जनरल असेंबली जो हो गए, ठीक है, सभा जिसको हम कहते थे। और ये जो असेंबली होती थी बहुत सिग्निफिकेंट होती थी, इंपॉर्टेंट होती थी ऑटोनॉमी में, और डील करने के लिए किसी भी लोकल इश्यूज को, जैसे कि टैक्स कलेक्शन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, इन सभी को डील करने के लिए जनरल असेंबली ही जिम्मेदार होती थी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप बता सकते हैं कि किस तरीके से चोलाज में किंगडम चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। पालवा पांड्या कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये जो था ये अपने आप में बहुत ही डायनेस्टिक था, बिकॉज पावरफुल था, और साउथ इंडियन का जो किंगडम था वो ऑफन क्लैश हुआ था फॉर द कंट्रोल ओवर द तमिल रेंज। द पलवा जो थे सेक्टर थे इन कंचीपुरम एंड द पांड्यास बेस्ड इन मदुरई, ठीक है, हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रिवालरी, ठीक है, दैट इंटेंसिफाइड ड्यूरिंग द 6th एंड 19th सेंचुरी। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वर ड्रिवन बाय द बोथ टेरिटोरियल एम्बिशियस एंड द डिजायर टू कंट्रोल की ट्रेड रूट्स एंड रिच एग्रीकल्चर लैंड्स, ठीक है। और डिस्पाइट देयर फ्रीक्वेंट वॉर, ये क्या होते थे, डायनेमिक्स मेड करते थे एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन को, जिससे आर्ट्स और आर्किटेक्चर का बारे में पता चलता था, ठीक है। और ये जो रिवेलरी थी वो एंडेड हुई विद द चोलाज इमर्ज, जब चोलाज आए तो उसके इमर्जेंस के साथ ये जो रिवाइवल रिवेलरी थी वो डोमिनेट हुई और आगे चलकर खत्म हुई, और पावर जो है साउथ इंडिया में आई। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटिकल मिलिट्री सिस्टम ऑफ राजपूत। तो द राजपूत्स वर नोन फॉर देयर फ्यूडल मिलिट्री स्ट्रक्चर, उनका जो जिस तरीके का मिलिट्री स्ट्रक्चर था उन्हीं के लिए उनको राजपूत्स को जाना जाता था, उनको एज अ वॉरियर क्लैंस की तरह देखा जाता था। और लोकल किंग जो होते थे, शेफ जो चीफ जो होते थे, उनके अराउंड यही दिखते थे। राजपूत का जो किंगडम था वो बहुत ही स्मॉल और फेडरलिस्टली इंडिपेंडेंट हुआ करता था, बिकॉज उनका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस होता था, ऑनर होता था वेलफेयर को लेकर। तो जितना भी हमारा वॉर होता था, शिवैलरी होती थी, ऑनर होता था, उसमें स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस किसका होता था, राजपूत का ही होता था, ठीक है। और देयर मिलिट्री पावर्स जो थे जितने भी, हाउएवर वाज ऑफन डिवाइडेड ड्यू टू इंटरनल रिवैलरी, सो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो गए, उसकी वजह से भले ही वो डिवाइडेड हो गए, बट इनका स्ट्रॉन्गनेस बहुत ज्यादा था राजपूत से। कुछ इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं, आप लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं चचनामा, ठीक है। तो ये चंचनामा एक बेसिकली इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल टेक्स्ट था, ठीक है, जिसको डिटेल में लिखा गया था अरेबिक कॉन्सिक्वेंसेस में सिंध इन द 18th सेंचुरी में, ठीक है, अरब में लिखा गया था। अरब में कॉन्क्वेस्ट की तरह सिंध में लिखा गया था, ठीक है। और इसको एक नरेट्स द राइज ऑफ चा, कि किस तरीके से जो चा है और ब्राह्मण है वो बिकम द रूलर ऑफ सिंध, जो आगे चलकर सिंध के रूलर बने, उनका किस तरीके से राइज हुआ। और ये जो चचनामा थे इन्होंने ना एक डिटेल्ड अकाउंट दिया था, जिसमें पॉलिटिकली और मिलिट्री जितने भी इवेंट्स होते थे उस टाइम के, वो डिटेल तरीके से इसमें डिवाइडेड थे, मतलब डिस्क्राइब्ड थे। और उनका सोशल कल्चर जितने भी कंडीशन हुआ करता था रीजन्स का बिफोर एंड आफ्टर द अरब इन्वेजन, तो वो चीज भी इसी में मेंशन थी, ठीक है। अब हम देखते हैं रिलीजन इन पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड आई होप आपने पता होगा कि किस तरीके से, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, किस तरीके से हिंदुइज्म को कंटिन्यू किया गया, डोमिनेट नहीं किया गया। इट इन्वॉल्व विद ग्रेटर एम्फेसिस ऑफ भक्ति, डिवोशन को लेकर, वर्शिप को लेकर, पर्सनल डाइटीज को लेकर, लाइक विष्णु हो गए, शिवा हो गए, बुद्धिज्म हो गया, इनको बेजल तरीके से दिखाया गया है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप वीडियो पॉज करके चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। Next, we are moving to question number 9, that is discuss the revenue administration of the Guptas. अगेन वही है कि किस तरीके से होता था, टैक्स कलेक्शन होता था, और जो सरप्राइज जितने भी लोकल ऑफिसर्स हुआ करते थे वो वर्क करते थे अंडर द सेंट्रल अथॉरिटी, और लैंड ग्रांट्स करते थे। स्पेशली जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो होता था वो बहुत कॉमन था इन दीज डेज टू ग्रांटेड देयर लैंड्स, एंड वो कलेक्ट करते थे टैक्सेस को, जिससे उनका सारा रिवेन्यू होता था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दैट डिस्क्राइब द इकोनॉमी ऑफ साउथ इंडिया ड्यूरिंग 3rd and 16th century। सॉरी, तो ये जो इकोनॉमिक था हमारा साउथ इंडिया का ड्यूरिंग द 3rd and 6th सेंचुरीज की बात करें, बहुत ही ज्यादा प्रीडोमिनेंटली था, अगर था। बट जो ट्रेड था और जो कॉमर्सेस थे ऑल्सो बहुत ही ज्यादा, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले निभाया था ट्रेड ने और कॉमर्स ने। एग्रीकल्चर जो था पर्टिकुलरली राइस कल्टीवेशन होता था, वो द बैकबोन था इकोनॉमी का, कौन सा, एग्रीकल्चर का, जितना भी राइस कल्टीवेशन होता था। क्योंकि हमारा जो साउथ इंडिया था वो रीजन, स्पेशली जो था हमारा तमिल किंगडम, इंगेज था इन द
एक्सटेंसिव इंटरनल और जितने भी एक्सटर्नल ट्रेड्स थे उसको लेकर। और जो तमिल पार्ट्स थे अलोंग द करमांडल्स कास्ट बिकेम मेजर सेंचुरीज फॉर ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया जितना भी होता था, ठीक है। सो ये जो एग्जिस्टेंस था ऑफ गिल्ड एंड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मर्चेंट्स क्लास हेल्प द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड द इकोनॉमी फ्लोरिश्ड ड्यू टू द स्टेबिलिटी प्रोवाइडेड बाय द रीजन रूलर्स लाइक जितने भी चेरास चोलास पांड्यास थे उसको लेकर, ठीक है। ग्रोथ और इकोनॉमी इन पे भी ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करें तो इसमें डिस्कस करना है नेचर ऑफ मोनार्किकल पॉलिटीज ऑफ द कदम्बाज एंड चलुक्याज बादामी, ठीक है। तो इसको आप बता सकते हो किस तरीके से जो इन दोनों का था, बहुत ही ज्यादा टू इम्पोर्टेंट और डायनेस्टिक शेप थे जिन्होंने जो मेडिएवल हिस्ट्री था ऑफ कर्नाटका का उसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल निभाया था। और उन्होंने स्टैब्लिश किया था एक मोनार्किकल सिस्टम को, ठीक है, जिसमें एक किंग जो थे वो एक सेंट्रल फिगर हुआ करते थे गवर्नेंस का, ठीक है। बट जो लोकल चीफ होते थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल निभाते थे एडमिनिस्ट्रेशन को रूल करने में, ठीक है। और जो चालुक्य और बदामी थे वो बहुत ही ज्यादा सक्सीड हुए थे इन द कदम्बास। उन्होंने बहुत ही ज्यादा मोर एक्सपेंसिव और स्ट्रक्चर तरीके से मोनार्किकल पॉलिटी को डेवलप किया था। और उन्होंने रूल किया था ओवर अ लार्ज टेरिटरी विद सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल गवर्नेंस मैनेजिंग द प्रोविंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो देखिए आप लिख सकते हैं, इसको आप कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आपको अपने आंसर में बिल्कुल मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं जिसमें आपको नोट लिखना है ऑन द डिबेट्स ऑन द रीजन ऑफ द राजपूट्स। तो अगेन वही है, राजपूत का क्या हिस्टोरिकल डिबेट्स रहा है, किस तरीके से उनका स्ट्रॉन्गनेस रहता था, राजपूत को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया गया था, और फॉर्मली वो किस तरीके से 7th सेंचुरी में कैरेक्टराइज हुए, उनका मैरिटल पावर प्रोग्रेस कितना होता था, मिलिट्री पावर किस तरीके से होता था, सोशल पॉलिटिकल चेंजेस किस वजह से आए उनके, क्लासिकल एम्पायर जितने भी होते थे गुप्ताज उसमें किस तरीके से राजपूत का प्लान रहा है, ठीक है, रोल प्ले रहा है, उसको आप डिस्क्राइब कर देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें आपको डिस्कस करना है अरब कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिंध एंड इस कॉन्सिक्वेंसेस। ऑब्वियसली देखिए अरब कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, क्या था सिंध में, और किस तरीके से मोहम्मद ने विंग को ऐसी जो सेंचुरी में किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई, कल्चर किस तरीके से हुआ, और इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ, रूल हुआ बाय द क्रिएटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया इसके तहत, ठीक है, सिंध में, ठीक है। और किस तरीके से आगे चलकर क्या क्या चीजें हुई, ठीक है। और जो कॉन्सिक्वेंस था ऑल्सो फैसिलिटेट किया जिसने कल्चरल एक्सचेंज को लेकर बिटवीन जितने भी हमारा इंडियन और मिडिल ईस्ट हुआ करता था उसमें किस तरीके से फैसिलिटेट कल्चरल चेंजेस को दिखाया गया। ऑल्दो ये जो अरब प्रेजेंट था इंडिया में इनिशियली तो लिमिटेड था बिल्कुल सिंध में लेकर, बट ये आगे चलकर ग्राउंड वर्क हुआ फॉर द लेटर एक्सपेंशन ऑफ मुस्लिम रूल जिसकी वजह से पूरा नॉर्दर्न इंडिया जो है इसमें भी आया, ठीक है। और पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द दिल्ली जो नबी दिल्ली का सल्तनत था उसमें ज्यादातर इसका फैलाव हुआ। तो ये चीज आप मेंशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको नोट लिखना है कास्ट सिस्टम इन पोस्ट गुप्ता पीरियड। अगेन वही है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप देख लेना कास्ट सिस्टम का क्या है, यहाँ पे लाइन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं जिसमें आपको डिस्कस करना है भक्ति मूवमेंट का पोस्ट गुप्ता पीरियड में। तो अगेन वही बात बतानी है आपको कि पोस्ट गुप्ता जब खत्म हुआ पीरियड तो उसमें में जो भक्ति था उसका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। इस मूवमेंट में आप दिखाएंगे कि किस तरीके से 17th सेंचुरी में जो कंटिन्यू डेवलपमेंट हुआ ओवर द फ्यू नेक्स्ट सेंचुरीज, जो ओरिजिनेट हुआ एज अ रिस्पॉन्स टू द रिचुअलिस्टिक्स एंड हायरार्किकल नेचर ऑफ ट्रेडिशनल हिंदुइज्म, जो ऑफर करते हैं अल्टरनेटिव को, जो फोकस करता है ऑन अ पर्सनल डिवोशन एंड द लव फॉर गॉड rather than the ritualistic practice। मतलब कि रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस से ज्यादा यहाँ पे डिवोशन दिखाया गया कि गॉड के लिए लव दिखाया गया। की फिगर्स की मूवमेंट्स की बात करें तो जैसे अलवार्स हो गए, नारायण्स हो गए इन द साउथ इंडिया में, ठीक है, वो डिसाइड डेडिकेटेड थे बिल्कुल, बहुत ज्यादा पोएट्री और सॉन्ग्स को लिखते थे विष्णु सेवा के लिए, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में सेंट्स लाइक कबीर हो गए, मीराबाई हो गए, तुलसीदास हो गए, इन्होंने किस तरीके से पोएम्स सॉन्ग्स बनाए, ठीक है। रिचुअल प्रैक्टिस से बढ़कर उन्होंने डिवोशन दिखाया, गॉड के लिए लव दिखाया, और उनको उनके लिए पोएम्स लिए, सॉन्ग्स लिखे, ठीक है, चीजें लिखी बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से भक्ति मूवमेंट जो है पोस्ट गुप्ता पीरियड आगे चलकर बड़ा डेवलपमेंट हुआ, इसका लैंग्वेज रिलीजन प्रैक्टिसेस में भी आगे डेवलपमेंट हुआ। तो कुछ इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 16 में अगेन आपको एक एक करके नोट्स लिखना है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो ए का देखिए हम एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर हर्षा रीजन की बात करें तो अगेन ये हम देख चुके हैं आई होप, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस अगेन।
नेक्स्ट हम देखते हैं पल्लवा आर्ट। पल्लवा आर्ट एक फ्लोरिश था जो 6th से लेके 9th सेंचुरी तक इसको पल्लवन डेस्टिनी के रूप डायनेस्टी बोला जाता है, पालवा डायनेस्टी, ठीक है, जिसको रिनाउंड फॉर इस आर्किटेक्चरल, जितना भी आर्किटेक्चरल जो स्कल्पचरल अचीवमेंट्स था, उस चीज के लिए जाना जाना था। की एग्जांपल्स इंक्लूड रॉक कट टेम्पल्स, जिनको पत्थरों को काट कर टेम्पल्स बनाया गया था, ठीक है, महाबलीपुरम जो है, ठीक है, कैलाश नाथा टेम्पल इन कांचीपुरम। ये बहुत ही ज्यादा ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इसके पल्लवा आर्ट के। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा पल्लवा आर्ट किस तरीके से होता था, ठीक है। और ये जो पल्लवाज होते थे और जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था टू द डेवलपमेंट ऑफ द्रविडियन टेम्पल, जितने भी आर्किटेक्चर थे द्रविडियन टेम्पल के, वो भी इनके थ्रू ही हुआ था। पल्लवाज के तो जो इन्फ्लुएंस हुए थे साउथ इंडियन टेम्पल्स को लेकर। ग्रोथ ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ये देखते हैं। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कैसे इस पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता था और इंडियन लिटरेचर का इस टाइम पे डेवलपमेंट हुआ। ये एरा फ्लोरिश करता है क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर को, जो नोटेबल वर्क्स जैसे कि पोएट्री, ड्रामा, प्रोज, इस समय पे डेवलपमेंट हुआ। और फिगर जितने भी कालिदास हो गए, ठीक है, इनके फिगर्स मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इन्होंने राइटर जितने भी भाषा में और संस्कृत में ड्रामा में प्लेज लिखे, ठीक है, स्वप्न शास्त्र, मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि किस तरीके से इस समय में लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ था। भले ही वो पोएट्री हो, प्रोज हो, संस्कृत हो, ठीक है, पोएटिक ब्यूटी को दिखाया। कालिदासा जैसे उन्होंने शकुंतला, जी आपने पढ़ा हुआ, आई होप, शकुंतला बहुत ही फेमस क्लासिकल वर्क है एक, ठीक है, ठीक है, मेघदूता हो गया। ये बहुत ही ऐसे एग्जाम्पल्स है जो दिखाते हैं कि किस तरीके से गुप्ता पीरियड में लैंग्वेज का आगे चलकर इंडियन टेम्पल्स में खासकर लिटरेचर का जो है डेवलपमेंट हुआ इंडियन में गुप्ता पीरियड के बाद, ठीक है। मनुस्मृति, पुराण, ये भी इसी टाइम के लिखे हुए हैं, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जेंडर रिलेशन इन अर्ली मेडिएवल इंडिया। तो इन अर्ली मेडिएवल इंडिया में आप 6 से लेके 12th सेंचुरीज तक देखेंगे, जो जेंडर थे रिलेशन था, वो थे लार्जली इन्फ्लुएंस था बाय द कास्ट सिस्टम, और प्रिवेल करता था सोशल नॉर्म्स को। वुमेन जो थे वो रोल थे उनका प्राइमरली डोमेस्टिक तरीके से सिग्निफिकेंट एम्फेसिस था उनकी ड्यूटीज को एज अ वाइफ ऑफ मदर। सोशल नॉर्म्स प्रिस्क्राइब जो स्ट्रिक्ट कोड्स हुआ करते थे, कंडक्ट हुआ करते थे। प्रैक्टिसेस लाइक चाइल्ड हो गई, चाइल्ड मैरिज हो गया, प्रैक्टिसेस ऑफ सती प्रथा हो गया, बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट हुआ करता था इस टाइम पे। डिस्पाइट दीज रिस्ट्रिक्शंस, सम वुमेन पर्टिकुलरली इन द भक्ति मूवमेंट, वो डेवलपमेंट थी, मतलब वो इन सभी रुकावटों के बावजूद कुछ वुमेन्स ऐसी थी जो भक्ति मूवमेंट के अंतर्गत पर्टिकुलरली इन्वॉल्व थी, ठीक है, और उन्होंने अपने आप को पोएट्री और डिवोशन के थ्रू अपने वर्क को दिखाया और अपनी भक्ति को दिखाया। हाउएवर जो उनका जनरल सोसाइटी स्ट्रक्चर होता था वो कंटिन्यू किया कि उन्होंने वुमेन्स के लिए राइट जो थे बहुत लिमिटेड, अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड रखी, उसके बावजूद भी कुछ वुमेन्स ने अपनी भक्ति को दिखाया और डीपली इंट्रोड्यूस किया पैट्रियार्कल जितने भी वैल्यूज थे ऑफ द टाइम। मतलब उस टाइम के बहुत ही ज्यादा पैट्रियार्कल रूल्स हुआ करते थे एंड ऑल, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप हमने जितने भी क्वेश्चन देखे आपको समझ में आया होगा। तो इस सब्जेक्ट के अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू एज सून एज पॉसिबल। So don't forget to like, share, and subscribe. And thanks for watching.